कैसे हो सभी? न तो मुझे कुछ हुआ है, न मेरी बच्ची को कुछ हुआ है, कुछ नहीं। अरे ये तो बोल जाते हैं, यूं ही है भावनात्मक रूप से। अरे कुछ भी उदाहरण, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी उदाहरण देते तो मेरी बेटी का नाम से क्यों दिया यार? है कि बच्ची की तबीयत खराब, फालतू। अरे कोई यही बात देते कि सर के अर्जेंट काम आ गया, बात खत्म। साला ऐसे तो घोषणा करेंगे मदन सर इस दुनिया में ही नहीं रहे, इसलिए वो कभी नहीं आएंगे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, गया हूँ, है ना। उदाहरण ऐसा दो जिससे मेरे को तकलीफ, मेरा तो आते क्लास में आते मूड खराब हो गया। हाँ, साजन चले ससुराल, हैं? क्या नाम है बेटा? हैं? पूजा। चलिए साहब, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ पढ़ रहे थे, निर्मितवाद की अवस्थाएं। अच्छा, याद आई कि नहीं आई मेरी, ये बताओ, हैं? और मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आई, कसम से। खाना भी नहीं खाया, भैया ने तो खाना भी नहीं खाया। अब मैं क्या कहूं? चलिए साहब, आप लोगों के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा, और सोचते सोचते मैं राइटर बन गया, लेखक बन गया। मिठाई क्या है, वो एक कवि की जो कल्पना होती है, एक आपके लिए जो मैंने सोचा है, वो सारी बातें कह सकता हूं। अच्छा, आप बताना मुझे कि मैं लेखक बनने के लायक हूं या नहीं। ठीक है, सुना दो, सुनिएगा। कि एक अंधे लड़के, एक गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। जब भी गूंगा गाना गाता, बहरी लड़की दौड़ी चली आती। भाई मेरी कल्पना है, बताइएगा कि एक अंधे लड़के को एक बहरी लड़की, एक बहरे कंफ्यूज कर देते हो यार। देखो कि एक गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। जब भी गूंगा गाना गाता, बहरी दौड़ी चली आती। ये बात लड़की के अंधे चाचा को पता चल गई। वो दौड़ा दौड़ा लड़की के पापा के पास गया, जो दोनों पैर से विकलांग थे। लड़की के पापा ने साइकिल उठाई, मोटरसाइकिल की किक लगाई, घोड़े पे बैठ के दौड़ पड़े। जैसे लड़की और लड़के के पास पहुंचे, जेब से खंजर निकाला, 2 फायर किए, और तीर सीधा लड़के के दिल में जाके लगा, और लड़की वहीं मर गई। अब बताओ, मैं लेखक बनने की काबिलियत रखता हूं या नहीं रखता हूं? तो भाई अब यार देखो, कल्पनाएं होती है ना। चलिए साहब, आई मिस यू सर। चलिए साहब, निर्मितवाद सिद्धांत के संबंध में हम बात करते हैं, और जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत था। जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में हमने बात की कि निर्मितवाद एक बाल केंद्रित प्रक्रिया है, जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहयोग करता, सहज करता या सुविधादाता का काम करता है। निर्मितवाद में सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें बालक परस्पर सहयोग के माध्यम से समस्या का समाधान खोजते हैं। निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से करवाया जाए जिससे बालक बालिकाओं की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे और बालक बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता का विकास हो। निर्मितवाद के अंतर्गत बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में पहले से ही बता देना चाहिए। ऐसा करने पर सीखना सरल हो जाता है, बालक सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करता है, सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाता है और सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। निर्मितवाद के प्रकार है। निर्मितवाद के प्रकार मैंने आपको 3 बताए थे। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जीन पियाजे, जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने आसपास के वातावरण की खोजबीन करके सीखता है। सामाजिक निर्मितवाद, वाइगोस्की, जिसमें बालक अपने समाज के जो लोग होते हैं उनके साथ परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है।
और त्रिजी निर्मितवाद है, जिसमें बालक स्वयं अपने पूर्व विवेक या पूर्व अनुभव के माध्यम से स्व विवेक से सीखता है। तो निर्मितवाद के 3 प्रकार हैं। फिर याद रखना, निर्मितवाद की अवस्थाएं और निर्मितवाद की अवस्थाएं हैं 3: आइकॉनिक, मॉडल और सिंबॉलिक। क्रियात्मक अवस्था कहो, प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहो, या चिन्ह निर्माण अवस्था कहो। अवस्थाएं कितनी है बेटा? 3। आज अधिगम का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम आज दूसरी यूनिट में प्रवेश करेंगे। और अधिगम जैसे खत्म हुआ समझ लेना 70% आपका कोर्स खत्म है, क्योंकि बाकी के जो चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो निर्मितवाद की अवस्थाएं, और दोस्तों निर्मितवाद की अवस्थाओं के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो निर्मितवाद की अवस्थाओं का लॉजिक देखो। 3 अवस्थाएं: क्रियात्मक अवस्था, जिसे हम विधि निर्माण अवस्था भी कहते हैं। उम्र 0 से 2 वर्ष। दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसे हम प्रतिमा निर्माण अवस्था भी कहते हैं। तीसरी है चिन्ह निर्माण अवस्था। ये 3 से 12 साल तक चलती है, ये 12 से ऊपर। इस अवस्था में बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है। इस अवस्था में बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करता है? शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है। या इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, या इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। ये एंजेलिना कौन है यार? या इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों या संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। जैसे ठंडा, मीठा, तीखा, गरम। दूसरी अवस्था कौन सी आ गई? इस अवस्था में बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर करता है, या प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से करता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से करता है। ठीक है? इस अवस्था में बालक अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से करता है, या प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से करेगा। मतलब कोई भी चीज सामने होनी चाहिए, विजुअल होनी चाहिए, तो बालक उस चीज को प्रकट करेगा या अभिव्यक्त करेगा। या इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष वस्तु द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है।
जैसे गाय पर निबंध लिखना। जैसे गाय पर निबंध लिखना। यहां पर बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता और समझता है। 2 साल से बच्चा जो छोटा होता है, 2 साल से कम आयु का जो बच्चा होता है, वो केवल और केवल अपने सेंसरी के माध्यम से ही चीज़ों को सीखेगा। ठंडा, मीठा, तीखा, गर्म। उसको शब्दों के माध्यम से बोलने पर, समझाने पर वो बच्चा कभी नहीं समझेगा। लेकिन क्या हो गया? लेकिन एक चीज याद रखना, जब बच्चा 3 से 12 साल का होता है तो चीजें जब सामने होगी तो ही देखकर सीखेगा, बाकी सीख नहीं सकता। किसी 4 साल के बच्चे को कहो कि ये बकरी है, ये कुत्ता है, तो अगली बार बच्चा बकरी या कुत्ता देखकर उसके बारे में कह देगा कि ये बकरी या कुत्ता है। लेकिन उस बच्चे को कभी आपने बकरी कुत्ता बताया ही नहीं, तो वो बकरी कुत्ते के बारे में नहीं जान सकता। मैथमेटिशियन, कभी ड्रैगन फ्रूट खाया आपने? ड्रैगन फ्रूट खाया? खाया क्या? हाँ या ना? खाया ही होगा। कोई आलू टमाटर नहीं है? जो चीज हमने देखी नहीं, हमारी दिमाग में उसकी इमेज आएगी नहीं। लेकिन अगर हम उसको देख लेते, बोलो उसकी इमेज आती नहीं आती, प्रत्यक्ष चीजें अगर देखते तो ही तो हम समझ पाते कि ये ड्रैगन फ्रूट है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, कलाकंद खाया आपने? हैं? कैसा होता है? हैं? अच्छा लगता है? कैसा लगता है? क्या होता है? 2 टाइप का होता है। बर्फी टाइप का होता है। अच्छा, उसे कलाकंद कहते हैं। हैं? भाई सीधी सी बात है, जो चीजें हम देखते हैं ना, उसी के आधार पर गाय पर 4 साल 6 साल की उम्र 6 से 7 साल की उम्र में, या जब आप 8 साल के थे, 3वीं कक्षा में थे या 4वीं कक्षा में थे, उस समय आपको आपके टीचर ने कहा गाय पर ऐसे लिखो। कैसे लिखो? ऐसे लिखो। फिर हमने लिखा नहीं लिखा? बोलो गाय हमने देखी तो ही तो लिख पाए। अगर गाय हमने कभी देखी नहीं बोलो कैसे लिखते? क्या नाम है? याक देखा? याक। याक पर निबंध लिखो, 5 लाइनें लिखो। अब याक तो हम देखा ही नहीं तो कैसे निबंध लिखो? लेकिन देख लेते तो वैसा पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले गाय जैसा एक जानवर जिसके शरीर पर बाल ही बाल होते हैं, वो भी दूध देता है। और वो ठीक है, हाँ दूध देता है, याक दूध देता है। याक एक गाय जैसे ही जानवर है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसके ऊपर बाल ही बाल होते हैं और बोझा ढोने के लिए काम में आता है वो। ठीक है, चाइना, तिब्बत जो क्षेत्र है ना, उसमें बहुत है ये। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत। अब जैसे गाय पर हमने निबंध लिखा, ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था की एज 3 से 9 वर्ष होती है, पहले पढ़ा था। और 3rd अवस्था 9 से 12 की बताई थी। गलत? ये याद रखना, इस अवस्था का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, कितना होता है? 3 से 12 साल होगा। अरे भाई साहब, निबंध लिखने का काम जो हमने किया है ना, वो 6 से 12 साल के बीच में, मतलब 5वीं 6वीं तक ही किया है। काउ इज अवर मदर, सी हैज 4 टांगे, 2 शिंगड़े, 1 पूंछड़ी, सी गिव्स गोबर एंड मिल्क। बोलो निबंधित तो लिखा। तो ये ऐसे। फिर आता है इस अवस्था में बाला संकेत के माध्यम से संकेत एवं चिन्हों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, करके सीखता है। करेक्ट? जैसे यातायात के नियमों का क्या करना? पालन करना। बोलो सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान करनी। बोलो निर्मितवाद की अवस्थाएं कैसे हैं बेटा? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3
पहली अवस्था में बालक कैसे सीख रहा है? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। दूसरे में कैसे सीख रहा है? प्रत्यक्ष वस्तु की, और इसमें संकेतों के माध्यम से। लिखो सर कलाकंद कैसा होता है? कलाकंद कलाकंद जैसा ही होता है।
चलिए साहब, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट कथन पर आ जाओ। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत हुआ बेटा? निर्मितवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निर्मितवादी सिद्धांत। 8 सिद्धांत मैंने आपको पूरे प्रॉपरली करवा दिए। अब अधिगम का अंतिम पड़ाव आता है जिसे हम कहते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति रहती है वो देखो। 3 फैक्टर लेंगे हम, ठीक है? बालक से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक और विषय वस्तु से संबंधित कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कितने फैक्टर हैं हमारे पास? 3 हैं। बालक से संबंधित, शिक्षक से संबंधित और विषय वस्तु से संबंधित। तो हेडिंग डालें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। अब वो कारक कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला देखो, छात्र से संबंधित कारक। छात्र से संबंधित कारक। दूसरा है शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। और तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक। देखें, छात्र से संबंधित कारक में छात्र की आयु। क्या बालक की आयु भी अधिगम को प्रभावित करती है? तो हां, छोटे बालक बालिकाओं को हम वो बात नहीं सिखा पाते हैं जो आप बड़े होने के बाद सीखते हैं। आज आप ये सोचते हो यार अगर 10वीं का सिलेबस मेरे को आज दे दिया जाए तो मैं टॉप कर जाऊं, लेकिन उस समय तो नहीं कर पाए ना। मतलब आयु भी अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। आपकी परिपक्वता जो है ना, ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता देखो, समझदारी का भाव, मैच्योरिटी जो होती है, मैच्योरिटी भी अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। 4 साल के बच्चे को अगर मैं कोई बात समझाने का प्रयास करूं तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपको आज वही बात अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप एक ही बार में क्या करते हैं? समझ जाते हैं। इसका मतलब आपकी मैच्योरिटी भी अधिगम को क्या कर रही है बेटा? प्रभावित कर रही है। देखो, कक्षा के अंतर्गत मैं सभी को एक साथ सिखा रहा हूं, लेकिन सभी के सीखने का जो नजरिया है, जो लुकआउट है, आपकी मेंटेलिटी एक जैसा काम कभी नहीं करेगी। समझदारी का भाव आप में एक जैसा कभी नहीं हो सकता। तो कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है। तो अधिगम को प्रभावित करने में परिपक्वता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जरूर है कि परिपक्वता के कारण, थकान के कारण, आदत के कारण या बीमारी के कारण आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, वो अधिगम नहीं होता। आपको सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था, यही ऑप्शन आया था जो मैंने आपको डायग्राम से लिखवाया था ना। थकान, परिपक्वता, आदत और बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है? नहीं कहलाता है। असत्य कथन बताना था तो अधिगम कहां कहलाता? नहीं कहलाता हो। तो फिर आता है भाई छात्र की या छात्र का स्वास्थ्य। बच्चे का जो हेल्थ है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर बालक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार है, प्रभावित है, मेंटल रूप से वो परेशान है, तो चाहे तुम एडी से चोटी का जोर लगा दो, उसको नहीं सिखा सकते। आपकी तबीयत खराब है, 4 दिन से बुखार आ रहा है, ठसक रहे हो, है ना, आई फ्लू हो रहा है, बोलो तकलीफ आएगी आएगी। और आई फ्लू तो आना ही आना था, क्योंकि इन आंखों ने बहुत कुछ देख लिया। पहले कोरोना काल देखा, भयंकर बीमारी देखी, उससे पहले नोटबंदी देख ली, भ्रष्टाचार देख रही है, बोलो ये शानो फालतू की राजनीति देखी जा रही है। बोलो देखा किसने? देखने की जिम्मेदारी किसकी? इन आंखों की। तो इन पे लोड पड़ा तो आनी है आनी, अभी नहीं आएगी तो वैसा फिर कब आएगी? हैं? तो ये ध्यान रखना है कि छात्र का स्वास्थ्य भी अधिगम को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। फिर हम बात करते हैं, देखें बुद्धि,
आईक्यू लेवल भी आपका अधिगम को क्या करता है बेटा, प्रभावित करता है। मंद बुद्धि के बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता। बुद्धिमान आप जैसे जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं सब कुछ सारी बातें सीख जाते हैं। जो मैं सिखाता हूं वो भी सीख जाते हैं, जो नहीं सिखाता हूं वो भी सीख जाते हैं। फिर हम बात करते हैं भाई रुचि और गरिमा। सॉरी ये आ गया रुचि। देखो किसी भी चीज को सीखने के लिए इंटरेस्ट का होना जरूरी है, बिना इंटरेस्ट के अधिगम नहीं हो सकता। रुचि देखो अर्जित है और कुछ लोग इसको जन्मजात भी मानते हैं, है ना। किसी विषय वस्तु को सीखने की केंद्रीय शक्ति का नाम ही रुचि है। क्या है बेटा, रुचि है। तो इंटरेस्ट के बिना किसी चीज को सीख सकते हो क्या, नहीं सीख सकते। ये बात है इसके अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय माना जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का क्या कहते हैं, किसी भी चीज को सीखने की अगर मोटिवेशन है आप में, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य है, तो ही आप उस चीज को सीखोगे, उसके लिए कार्य करोगे, बाकी आप उस चीज को सीख नहीं सकते। ठीक है। फिर आता है वातावरण, शैक्षणिक पृष्ठभूमि। अगर बालक बालिकाओं के सीखने का वातावरण उपयुक्त है, अच्छा है, तो बालक उस चीज को डेफिनेटली सीखेगा। और अगर अधिगम योग्य वातावरण ही नहीं है तो वो लोग कुछ भी नहीं सीख सकता। पढ़ाने वाला मास्टर चाहे कितना ही तगड़ा क्यों नहीं हो, सब्जेक्ट का नॉलेज वाला क्यों नहीं हो, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है तो भाई साहब मास्टर की योग्यताएं धरी की धरी रह जाएगी। ये भी बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। 100% सारी बातें सत्य चलती है यहां, बिल्कुल एक्यूरेट बातें यहां आती है। ठीक है। तो वातावरण, शैक्षणिक पृष्ठभूमि। अब शैक्षणिक पृष्ठभूमि का नजरिया आपको यहां पर ध्यान रखना है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में हमारे घर परिवार का जैसा एनवायरनमेंट होगा, शिक्षा का वातावरण है तो हम शिक्षा की बातें सीखेंगे, दूसरी बातों का वातावरण है तो हम दूसरी बातें सीखेंगे। एक डॉक्टर का बच्चा बली या बेटा बेटी जो डॉक्टर एमबीबीएस करे या नहीं करे, लेकिन इंजेक्शन लगाना तो उनको आ ही जाता है। मेडिसिन की हल्की फुल्की जानकारी उनको हो ही जाती है। बोलो क्या है वो, शैक्षणिक पृष्ठभूमि का तो प्रभाव पड़ा। आपके घर परिवार के अंतर्गत आपके परिवार में अगर कोई टीचर है या आप पुलिस में है कोई या सेना में है, तो बोलो सेना में भले आप नहीं हो, लेकिन सेना के नियम कानून कायदे क्या होते हैं, कोर्ट मार्शल क्या होता है, सजा क्या होती है, बोलो सारी जानकारी आपको धीरे धीरे हो ही जाती है। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र से संबंधित कारक। फिर आता है शिक्षक से संबंधित, तो शिक्षक का व्यक्तित्व। किसी भी चीज को सिखाने वाला मास्टर का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा होना चाहिए। व्यक्तित्व में 2 गुण आते हैं, फिजिकली और मेंटली। शकल भी अच्छी होनी चाहिए और अकल भी अच्छी होनी चाहिए। यह हकीकत है। याद करो बचपन के आपके स्कूल के दिनों को, जब आप किसी एक टीचर या किसी एक मैडम से प्रभावित थे, जिस दिन वो टीचर या मैडम आपकी कक्षा में नहीं आते थे या छुट्टी पे होते थे, उस दिन आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था। यस या नो, है ना। और अगर जो टीचर हमें पसंद नहीं थे, गणित वाला टीचर, मैथ वाला टीचर, अंग्रेजी वाला टीचर, ये इनके अलग से नाम निकाल देते थे, हाँ या ना। तो निकनेम से उसको जाना जाता था, हाँ या ना। तो वैसा आप किसी भी चीज को सिखाने वाला मास्टर भी बड़ा लुकिंग वाइज और मेंटली वाइज अच्छा होना चाहिए, है मेरे जैसा। हंसने की क्या बात है, ज्यादा हैंडसम नहीं है लेकिन फिर भी है ना। ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी है, ज्यादा दिमाग नहीं है फिर भी है, और जितना है उससे अपना काम चल रहा है। सही है कि नहीं। अरे मेरी खूबसूरती से, मेरे हैंडसमनेस से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको तो जब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी ना, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा एक लुकआउट ये है कि टीचर भले शकल से कैसा भी हो, लेकिन अकल से बड़ा होना चाहिए, मन का साफ होना चाहिए, जो बच्चों को अपने दिल से सिखाने की कोशिश करे। तो ये बात व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है। फिर हम बात करते हैं, देखो शिक्षण विधियां, शिक्षक की शिक्षण विधियां। ठीक है। देखो टीचर के बाद नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको नॉलेज खतरनाक, लेकिन बच्चों को अपनी विषय वस्तु थ्रो आउट करने का तरीका नहीं जानता है, समझाने का तरीका उसका अलग है।
अच्छा, निर्मल सर के साथ में किसने खाने का काम किया था? आप और आप, क्या क्या बातें हुई थी? पहले गए थे, क्या क्या पूछा? जोर से बोलो। प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आपने क्या क्या कहा? हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे सेम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चलिए साहब, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की है? क्या है? क्या है? क्या बोला इसने? हैं? कोई मैडम पढ़ाने नहीं आती? ये प्रॉब्लम है। ये नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं, कल मैं ही शूट वूट पहन के आ जाता हूं। हैं भाई, तेरे लिए अगर मेरे ये करने पर ही अगर तेरे वो चीजें दिमाग में घुसे तो भाई साहब सलवार सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है। और लोग सलवार सूट पहन पहन के तो करोड़पति बन गए। आप किसी भी रियलिटी शो को देखो, ठीक है, आर्टिस्ट जितने भी हैं बोलो क्या कर रहे हैं वो, है ना? तो ये चीजें भाई सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि हम कौन हैं। कपड़ों से, लिबास से किसी के कैरेक्टर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये छोटी मानसिकता होती। फिर तो देखें, शिक्षक की शिक्षण विधियां, पढ़ाने का तरीका बच्चों की मेंटलिटी के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। अच्छा बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, अनुभव आधारित चीजें चलनी चाहिए। फिर आता है मनोविज्ञान का ज्ञान। क्या? मनोविज्ञान का ज्ञान। जो भी टीचर हो उसको मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना? अगर मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है, बच्चों की समस्याएं क्या है, वो कैसे सीखना चाहता है, उसको पूर्व अनुभव है या नहीं है, वर्तमान में वो जो चीजें आप सिखा रहे हो उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीजें उसको कभी पता नहीं चलेगी। फिर आता है विषय वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाना ही आता है, हर बात देख देख के पढ़ाए। देखो, देख के पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, गलत पढ़ाने से अच्छा देख के पढ़ाओ, लेकिन उसमें टीचर का और बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है। बच्चे के माइंड में जैसे मैं सारी चीजें पीपीटी लगा दूं, यहां सामने पैनल फाइल लगा दूं और लाइन टू लाइन 5 दूं, पढ़ दूं, रीड कर दूं, आपके दिमाग में एक बात आ ही जाएगी, सर किताबों में ही पढ़ लेंगे यार हम। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन तो रहने दे यार, वो एक किताब की फोटो कॉपी ले आते हैं, फोटो छाप देते हैं यहाँ पर, फिर लाइन घुमाते रहते हैं, समझा देते हैं। इससे अच्छा तो हम भी समझदार हैं इतने तो, क्योंकि आज के ज़माने में मास्टर से ज़्यादा समझदार बच्चे ही होते हैं। जैसे ये मैडम का लाडला, है ना, मैडम की बड़ी याद आ रही तेरे को, है ना? तो ये सारी बातें इसके अंदर, है ना? तो विषय वस्तु का ज्ञान। देखो, मैडम से पढ़ने में, देखो है तो गुरु माता ही हैं, मैडम से पढ़ने में क्या बुराई है? मैं जब 11th-12th में मैं अपने गांव को छोड़कर जब राशमी गया था, है ना, तो राशमी तहसील में मेरी सीनियर सेकेंडरी वहीं से हुई। तो वहां पर एक मैडम थी, मालती मीणा। जीनियस, रियल कह रहा हूं। हिंदी पढ़ाते थे, है ना, हिंदी पढ़ाते थे, और उनसे एक आत्मीयता थी, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते थे, पूरी कक्षा उनकी फैन थी। तो उसमें मैं भी एक था, है ना, हूँ मत करो, है ना। अलवर से है, प्रॉपर कोई है अलवर से, तो मालती मीणा नाम है उनका। उसके बाद हाँ, जब 12th स्टैंडर्ड मेरा हो गया उसके बाद में मैं कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन जब भी याद बातें निकलती है, क्लासमेट जब भी मिलते हैं तो उनकी बातें जिक्र होता ही होता है, चीज़ें भुलाई नहीं जाती, है ना। विषय वस्तु का ज्ञान। फिर आता है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का क्या है बेटा? प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, अब तो नहीं माने तो दिखाई दे, यहां
यहां तो दिखा नहीं सकता, पैनल में आएगा। तो एक से इसको हटा यार, बंदर है। तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, देखो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। कोई भी शिक्षक अगर सिखाता है तो सरल से जटिल की ओर सिखाना चाहिए। जैसे आपको पहले गिनती सिखाई जाती है, उसके बाद में जोड़ वाक्य भाग सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए। ऐसा नहीं कि आज हम द्विघात, पहली क्लास का बच्चा है ना, उसके बाद द्विघात रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। साला मास्टर को खुद को नहीं आते, वो संजीव पासबुक में से रट्टा मार के लाया है, तो फिर वो बच्चा नहीं सीख सकता। तो सरल से ये प्रश्न आया हुआ है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शिक्षक से संबंधित, क्योंकि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण तो टीचर ही करेगा ना, सरल से जटिल की ओर। फिर आता है शिक्षक का स्वास्थ्य। शिक्षक का स्वास्थ्य, ये शिक्षक का स्वास्थ्य खतरनाक होना चाहिए भाई। शिक्षक कुकर खांसी का मरीज है, 13 दिन में 3 बार स्कूल आता है, बोलो कैसे पढ़ाएगा वो, है ना? लेकिन कभी जैसे मैं कल था तो मेरी गुड़िया की कोई तबीयत खराब कर दी, कभी नहीं आया तो सर की तबीयत खराब है। मेरे जीवन में एक ही सुख है, निरोगी काया। इसके भी पीछे पड़े हुए हो, महादेव की सौगंध। गरिमा इसकी जोधपुर बैठी है, मेरी बिगाड़ रहा है। चलिए साहब, ठीक है, माफ किया। विषय वस्तु की भाषा, बालक बालिकाओं को उसी भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए जिस भाषा का उसे ज्ञान हो। अब बच्चा जिस भाषा को जानता ही नहीं, उसका अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है, उद्देश्य क्या है, उसको बारे में पता नहीं, और बच्चों को उसी भाषा में आप सिखा रहे हो जिस भाषा को बच्चा जानता नहीं, बोलो कैसे सीखेगा? अगर मेवाड़ी भाषा में हमारे महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सारी उनकी जो बेसिक शिक्षा, पूरी शिक्षा तमिल में हुई है, मलयालम में हुई है। उनको और किसी भाषा का जो ज्ञान था, उनको देखकर कभी भी ये नहीं लगा जा सकता इनको इन भाषा का ज्ञान नहीं, लेकिन बोलते थे। अंग्रेजी भाषा उन्होंने सीखी है, अंग्रेजी कलाम साहब को आती नहीं थी, उन्होंने सीखी है। और आप जब भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कोई भी इंटरव्यू सुनना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति पद पर होने के उपरांत भी बच्चों से लगाव था। कहीं पर भी किसी भी शहर में अगर आप आए तो स्कूल के बच्चों से जरूर मिले। आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ने पीएचडी नहीं की थी, उन्होंने डॉक्टरेट नहीं की थी, उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। इससे एक बात सिद्ध होती कि डिग्रियां कागज का टुकड़ा है, योग्यताएं उनका मोहताज नहीं होती। और ऐसे साइंटिस्ट जो विश्व में नंबर 1 कहलाए और भारत को वो ताकत देके गए जिसके बलबूते पर हम आज ये कह सकते हैं कि तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, आओ, है ना? बात थी आप, तो ये सारी बातें इसमें। तो विषय वस्तु की भाषा, तो भाषा कोई सी भी हो सकती है। बच्चा जिस भाषा में जानना चाहता हो, बालक जिस भाषा को जानता हो, समझता हो, उसी में शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। आपको कौन सी भाषा आती है? मेरे को फ्रेंच आती है, मेरे को अंग्रेजी आती है, मेरे को मलयालम आती है, मेरे को कन्नड़ आती है, मेरे को बांग्ला आती है। अब बांडू आम्ही तुम्हाला खूप भालोबाशी इना चलबे अंड नारकुड़ा ने नारियल गड्ढे गड्ढे। भाई हम नहीं सिखा सकते। तो भाई भाषा, विषय वस्तु की प्रकृति, देखो विषय वस्तु की प्रकृति का संबंध देखो। क्या हुआ? आंखों में आंसू कैसे? आंसू आ रहे हैं क्यों? मैंने डांटा? नहीं डांटा। चलिए, विषय वस्तु की प्रकृति देखो। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जटिल और एक सरल। तो अगर किसी सब्जेक्ट का नेचर ही हार्ड है तो उसे सीखने में प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये आर्ट्स वालों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, नहीं समझ में आती।
ज्योग्राफी तो आ जाती है नहीं, अभी रहने दो यार तुम। विषय वस्तु के उद्देश्य, विषय वस्तु के उद्देश्य भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। हम किसी न किसी बिंदु को जब सीखते हैं, किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं, तो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सीखते हैं। जैसे आप यहां पर तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से इन चीजों को सीख रहे हो। अगर उद्देश्य ही नहीं होता, नौकरी पहले से ही होती, तो हम सीखते थोड़ी। तो उद्देश्य भी अधिगम को, अगर अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो भाई साहब हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं। और अगर नॉर्मल है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो भाई साहब हम भी उसको वाह में निकाल देते हैं, ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब ये सारी बातें इसमें। विषय वस्तु का स्पष्टीकरण, विषय वस्तु के स्पष्टीकरण में याद रखना, विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत आपको एक चीज ध्यान रखना कि बालक बालिकाओं को कोई भी चीज सिखाओ, स्पष्ट रूप से सिखाएं। चाहे छोटी चीज सिखाओ, चाहे कम चीज, 5 लाइनें कम सिखाओ, लेकिन जितनी भी सिखाओ बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। बच्चों को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर वो वापस सेल्फ स्टडी करे तो उसके दिमाग में वो छवि बने कि सर ने समझाते समय ये बात कही थी। तो विषय वस्तु को बिल्कुल क्लियरली सिखाने की भी बात यहां पर देखने को मिलती है। फिर आता है विषय वस्तु का स्वरूप। किसी भी चीज को सीखते समय उसका स्वरूप भी अधिगम को प्रभावित करता है। देखो छोटी चीजें जिस रूप में है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय वस्तु जिस रूप में है, जितनी लाइनों में है, जितने पेज में है, उसी पेज के अनुसार सिलेबस को खत्म करना चाहिए। मनोविज्ञान का कोर्स जितना है मैं उसी स्वरूप में खत्म करूंगा। लेकिन अगर मैं कह दूंगा मैं तो 300 घंटे केवल साइकोलॉजी पढ़ूंगा और बहुत अच्छा पढ़ूंगा, तो साहब वो काम का नहीं है। इतिहास, कला, संस्कृति अगर 90 घंटे की है तो ज्यादा ज्यादा 110 घंटे ले लो। लेकिन अगर उससे ज्यादा पढ़ा है, 250 घंटे हो गए, तो भाई साहब पढ़ते समय तो हमें ऐसा लगेगा कि यार अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब दूसरे सब्जेक्ट कवर नहीं होंगे उस समय लगेगा उस आदमी ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। देखो अच्छा पढ़ाना अलग बात है, लेकिन समय पर पढ़ाना अलग बात है। तो ये सारी बातें इसके अंदर। विषय वस्तु का स्वरूप, लंबी चौड़ी विषय वस्तु पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। जितनी है एक्यूरेसी के आधार पर वही चीज सिखाओ। बोलो ये सारे बिंदु अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा हो छापो। है कक्षा का वो वातावरण में आ गया बेटा, शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक पृष्ठभूमि। सब्जेक्ट की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ सब्जेक्ट है। कोई जैसे गणित का स्वरूप हार्ड होता है, कठिन होता है, जटिल सब्जेक्ट है। हिंदी का सब स्वरूप सरल होता है। तो उनको सीखने सिखाने में हमें ये चीजें देखने को मिलती है।
कैसा है? आवाज नहीं, बना लिया फॉर्मेट। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप आज आपका अधिगम का चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, अब हम जो बिंदु स्टार्ट करने वाले हैं अधिगम से जुड़ा हुआ पार्टी है। लिखें अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, न्यू पॉइंट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, क्या? रेडियो, टीवी, कैमरा किस सिद्धांत के आधार पर सीखते हैं? प्रयास एवं त्रुटि से भी सीखते हैं, अंतर्दृष्टि सूझ से भी सीखते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, वो निरंतर क्रिया में नहीं आएगा। अंतर्दृष्टि सूझ या प्रयासन त्रुटि, उद्दीपक अनुक्रिया थांडाइक। ठीक है, उसका कारण है कि क्योंकि टीवी और रेडियो चलाना ये सारी चीजें प्रयास के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चा लगातार थोड़ी कर रहा है, उद्दीपक के माध्यम से ही करेगा। टीवी सामने है तो रिमोट की वजह से करेगा। जैसे टाई बांधना, जूते के फीते बांधना, बटन बंद करना, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो ये अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत पर आधारित है। किसके पर? अंतर्दृष्टि सूझ। अचानक हम बार बार प्रयास करते हैं तो अचानक वो चीजें हमें ध्यान में आई जाती है कि हम इसको गठगठान कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अभिप्रेरणा कौन सा बन रहा? अभिप्रेरणा। दोस्तों, अभिप्रेरणा के संबंध में अगर हम बात करते हैं, अभिप्रेरणा का क्राइटेरिया क्या है, इस बात को जाने और समझे। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक और बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इस सिद्धांत, किसी भी चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ने से पहले अपनी भाषा में सरल तरीके से सहज रूप से आपके माइंड में सेट करो। किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमें कोई
वस्तु, कोई भी तत्व अगर एप्रिशिएट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो वो मोटिवेशन है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर आपने किसी कार्य को शुरू किया है, वो जारी है और निश्चित उद्देश्य तक अगर आप उसको ले जा रहे हो, बोलो वो मोटिवेशन का ही स्वरूप है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है बेटा? प्रेरित करती है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य करने के पीछे का जो पावर है, वो पावर अभिप्रेरणा ही कहलाएगा। आप स्वयं की इच्छा से कार्य करते हो। जैसे कोई लड़का ये कहता है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है और मैं ये बनकर दिखाऊंगा, मैं इसे प्राप्त करके दिखाऊंगा। इसका मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, इनर मोटिवेशन है। और अगर पास में जो पड़ोस में कोई लड़का लड़की रहता है, वो सेलेक्ट हो जाता है और उसको देखकर आपके मन में विचार आता है यार ऐसे नमूने नौकरी लग सकते हैं तो मैं भी लग के दिखाऊंगा। इसका मतलब आप किसी से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हो। बाह्य अभिप्रेरणा। आपको सेकंड ग्रेड में भी बाह्य अभिप्रेरणा का प्रश्न भी पूछा गया। पुरस्कार प्राप्ति के आधार पर कार्य करना हो, बाह्य अभिप्रेरणा। स्वयं की इच्छा से काम कर रहे हो तो आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरों की इच्छा से कार्य कर रहे हो तो बाह्य अभिप्रेरणा। और जो तत्व आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करे क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। क्या नाम है आपका? कहां के हो? कहां से? ये कहां है? तहसील गंगरार में। कौन? रोद गंगरार बूढ़ बावड़ा रिश्तेदारी है। अच्छा, बिंदोलिया सोनियाना तो नहीं? अच्छा, बिंदोलिया की साइड में है मने नंगे मुझे जानो है। क्या है? कड़े अड्डे तो था गांव। बढ़िया है। चलिए साहब, पहली क्लास आपकी है? मैं पहली बार ही पढ़ाने आ रहा हूं। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूं भाई। कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, काम करना जरूरी है। जो हम जो कार्य करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? कि किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा के अभाव में आप किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अभिप्रेरणा ही किसी कार्य का प्रारंभ, तो अभिप्रेरणा ही किसी कार्य का अंत माना जाता है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मानी जाती है। किसे? मोटम शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गति प्रदान करना। जो तत्व आपको कार्य करने के लिए गति प्रदान करे, बोलो क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा। विषय वस्तु के कारकों का दोबारा समझाना, विषय वस्तु के कारकों को वापस समझा दूंगा मैं इसको समझाने के बाद, ठीक है? लास्ट में इसको वापस ले लूंगा पुष्पेंद्र। देखो, अभिप्रेरणा कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको प्रदान कर दूंगा ना आप उसको लेकर काम करना शुरू कर दोगे। अभिप्रेरणा एक अमूर्त संज्ञा है। जो चीज हमें नजर नहीं आती है, एक ऐसी वस्तु जो नजर नहीं आती लेकिन फिर भी हमें कार्य करने के लिए क्या करती है बेटा? प्रेरित करती है।
संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियो सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं वो करके दिखा दूंगा जो लोग बस सदियों तक याद रखेंगे। मैं 7 दिन का टाइम टेबल बना देता हूं। संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो सुनने के बाद 7 दिन का टाइम टेबल बनता कि नहीं बनता है? और जहां पर पढ़ने के लिए बैठते वहां पर पास में चिपका देते हो, संडे से, है ना, 7 बजे से 8 बजे तक ये सब्जेक्ट, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे सब्जेक्ट बना देते हो। मतलब 1-1 घंटे का शेड्यूल है। जब तक मोटिवेशनल वीडियो चलेगा तब तक तो मोटिवेशन भर भर के आएगा। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, ऐसे हमारे में से मोटिवेशन ऐसे निकलता है जैसे गुब्बारे में से हवा। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उमड़ उमड़ कर आती है ना। जैसे स्कूल के मैदान में गए, चाहे बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, चाहे गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, वो गाना चलता ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बोलो, ऐसा होता नहीं होता है? और इधर से वो लड़कियों का प्रोग्राम चल रहा होता है, यहां कदम कदम पर। मतलब मैंने स्कूलिंग के दिनों में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ये कदम कदम के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। है ना? तो भाई चीजें क्लियर हैं। बोलो, मोटिवेशन आया कि नहीं आया? देशभक्ति के गाने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर 2-4 बम तो मैं अकेले ही डाल दूंगा। बोलो, कार्य करने के लिए प्रेरित हुए कि नहीं हुए? तो ये सारा सारा जो तथ्य है, जो तत्व आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर, जैसे शराबी शराब पीने के बाद ही कार्य करता था, शराबी के लिए शराब मोटिवेशन है। यहां से मेरे कुछ साथी जैसे ही ब्रेक होता है बाहर निकलते हैं, चाय की थड़ी पर जाते हैं, पीछे वाली जेब में हाथ जाता है, मतलब तंबाकू जर्दा खाने के बाद ही उनमें कार्य करने की इच्छा होती है। मेरे साथ में स्टाफ है, टीचर्स है, वो भी क्लास में आने से पहले खा खुआ के निपटारा करके ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2 घंटे पढ़ाना है कि 3 घंटे पढ़ाना है। वो चार्ज करके आते हैं अपने आप को। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी स्टाफ की, मुझे गुरुजी इससे क्या होता है कि सर इसके अलावा मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूँ। मुझे जिस दिन इस जर्दे पर रोक लग जाएगी उस दिन क्या करोगे? क्या उस दिन दूसरा संभाल लेंगे? मतलब फिर भी छोड़ना नहीं है। तो जो तत्व चाहे नेगेटिव, अगर आप डर की वजह से कार्य कर रहे हो तो भी आपके लिए वो मोटिवेशन ही है, अभिप्रेरणा ही है। ये याद रखो। लिखें, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, 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 निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया, निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। कंप्लीट। लिखें, अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है
अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो किसी कार्य को प्रारंभ कर या जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है बेटा? प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अभिप्रेरणा को ही किसी कार्य का प्रारंभ एवं अंत माना जाता है। अभिप्रेरणा को ही किसी कार्य का प्रारंभ एवं अंत माना जाता है। अभिप्रेरणा को ही किसी कार्य का प्रारंभ एवं क्या माना जाता है बेटा? अंत माना जाता है। अभिप्रेरणा को ही किसी कार्य का प्रारंभ एवं अंत माना जाता है। नेक्स्ट लिखें, अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय एवं आत्मा माना जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय एवं आत्मा माना जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय एवं क्या माना जाता है बेटा? आत्मा माना जाता है। अभिप्रेरणा को ही अधिगम का हृदय एवं क्या माना जाएगा? आत्मा माना जाता है। करेक्ट। तो 100 बात की एक बात, किसी भी चीज को अगर आप सीखें तो आप अपने माइंड में उसे इस प्रकार से सेट करें कि आपका माइंड हमेशा उस चीज के बारे में सोचे तो दिमाग में आ जाए कि हाँ ये मेरे लिए मोटिवेशन है। कैसे भी कुछ भी करके आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए। अगर आपके पापा आपको कोई बात समझाते हैं और आप उनकी बात को समझते हुए ये कहते हैं कि पापा सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं वो काम करके दिखाऊंगा जैसा आप चाहते हैं, इट्स कॉल्ड मोटिवेशन। आप अगर किसी गलत व्यक्ति की संगत में आ गए और गलत व्यक्ति आपको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तू ऐसा करे, चोरी कर, जबकि आपका मन नहीं मान रहा है और आप चोरी करने का विचार बना लेते हैं और आप वहां पर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन लास्ट समय में कहते हैं मैं तो चोरी नहीं करूंगा, मैं वापस जा रहा हूं। मतलब ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है। उसने कार्य करने के लिए अप्रिशिएट किया, बाह्य अभिप्रेरणा, लेकिन आप वापस आ गए, या आंतरिक अभिप्रेरणा। जिसकी वजह से आप नेगेटिव और पॉजिटिव कार्य करते हैं वो आपके लिए क्या है? अभिप्रेरणा ही है। अच्छा बताओ, कुत्ता तेज दौड़ता है कि इंसान? इंसान। और कुत्ता पीछे पड़ा हो तो इंसान ही तेज दौड़ता है। फिर उसको पता ही नहीं रहता है कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर पत्थर हैं, पैर कहां पर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बोलो पता चलता है क्या? नहीं चलता। इसका मतलब डर की वजह से भी हमारे में कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है, ये भी हमारे लिए अभिप्रेरणा ही है। किसी के गुस्से से बचने के लिए हम शांत बैठ जाते हैं, चुपचाप कार्य करने लगते हैं, बोलो ये भी हमारे लिए अभिप्रेरणा है। तो जो तथ्य आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करे, बोलो क्या है बेटा? अभिप्रेरणा। लिखें अभिप्रेरणा की प्रमुख परिभाषाएं। अभिप्रेरणा की प्रमुख परिभाषाएं, क्रेच एवं क्रेच फील्ड के अनुसार। क्रेच एवं क्रेच फील्ड के अनुसार। क्रेच एवं क्रेच फील्ड के अनुसार। दोस्तों क्रेच एवं क्रेच फील्ड ने क्या परिभाषा दी और किस प्रकार की बातें हम यहां पर देखते हैं, उस चीज को देखिएगा। क्रेच एवं क्रेच फील्ड की परिभाषा को समझना कैसे? अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न क्या, क्यों, कब, कैसे का जवाब देने वाली प्रक्रिया है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारा जवाब कौन देता है? मोटिवेशन। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सफलता चाहिए। सफलता क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा आंतरिक विचार है, मुझे उसने कहा है। बोला आपके हर कार्य के पीछे कौन है? मोटिवेशन है। तो अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न
क्या, क्यों, कब, कैसे का जवाब देने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न क्या, क्यों, कब, कैसे का, अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न है क्या, क्यों, कब, कैसे का जवाब देने वाली प्रक्रिया है। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे है? क्रेच एवं क्रेच फील्ड से। नंबर 2 लिखना नहीं, साथ में नहीं लिखना। ठीक है। नंबर 2 गुड के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? गुड के अनुसार। गुड क्या कहता है? जो इसका अर्थ है वो इसकी परिभाषा बन जाती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है। तो ये बात परिभाषा किसकी रही? गुड की। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। स्किनर की परिभाषा आपको अच्छे से पता होगी। स्किनर ने बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी और ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर एग्जाम में लगभग कहीं न कहीं आ ही जाती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है बेटा? सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सर्वोच्च राजमार्ग है। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे? स्किनर से। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। निम्न परिभाषा का संबंध देखने को मिलता है। बोलो, किससे देखने को मिलता है? स्किनर से देखने को मिलता है। सर्वोच्च राजमार्ग के ऊपर गाड़ियां जिस प्रकार आसानी से चलती है, अगर हमारे मोटिवेशन है तो हमारी सीखने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है या चल सकती है। मोटिवेशन नहीं है, हमें जबरदस्ती पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, इसका मतलब हमें सीखने में कहीं न कहीं तकलीफ आएगी ही आएगी। ये कौन कहता है बेटा? स्किनर कहता है। फिर हम बात करते हैं आगे के संबंध में। एक बंदा आता है एविरल के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? एविरल के अनुसार। और एविरल के अनुसार तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। तो देखिए एविरल ने क्या कहा। एविरल की बात को समझना। अभिप्रेरणा एक सजीव प्रयास है, एक्टिवनेस। सजीव प्रयास का मतलब एक्टिवनेस से लिया जाता है, मतलब व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है और अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। क्या अभिप्रेरणा एक सजीव प्रयास है जो व्यक्ति की कल्पना को क्रियाशील बनाती है। सजीव प्रयास है जो व्यक्ति की कल्पना को क्रियाशील बनाती है। आपकी कल्पना क्या है? टीचर बनना। आपकी कल्पना क्या है? टीचर बनना। अब इस टीचर बनने की जो कल्पना है इसको क्रियाशील बनाएगी, मतलब टीचर बनने के लिए हमें प्रयास करने के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी। तो याद रखना, अभिप्रेरणा एक सजीव प्रयास है अभिप्रेरणा एक सजीव प्रयास है जो व्यक्ति की कल्पना को क्या बनाती है बेटा? क्रियाशील बनाती है। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे है? शील बनाती है। निम्न परिभाषा का संबंध किससे? ठीक है, एविरल से। परफेक्ट। ये बात इसके ध्यान रखनी है। आगे की परिभाषा के रूप में अगर हम बात करते हैं वुडवर्थ की परिभाषा, देखो नंबर 5 पर वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। और वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ की परिभाषा को समझेगा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए
अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक निश्चित व्यवहार करने हेतु प्रेरित करने वाली प्रक्रिया। बहुत इजी परिभाषा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक निश्चित व्यवहार करने के अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे? गुड वर्ड से। अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने हेतु प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे है? तो वुडवर्ड से। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने हेतु प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे? एक साइकोलॉजिस्ट आता है लावेल, क्या नाम था? इसने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया। मतलब अभिप्रेरणा के माध्यम से हम हमारी आवश्यकता की क्या करते हैं बेटा? पूर्ति भी करते हैं, और अभिप्रेरणा आवश्यकता से ही उत्पन्न होती है। तो ये याद करना, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे? नंबर 7 पर आ जाओ। ठीक है, नंबर 7 पर। और नंबर 7 का जो क्राइटेरिया है आपको कैसे ध्यान में रखना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। और परिभाषा जो आपको जोड़ कर रखनी है वो परिभाषा कैसे जोड़ कर रखनी है याद रखना, मैकडूगल के अनुसार। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। और मैकडूगल की परिभाषा को समझना, मैकडूगल क्या कहता है देखिएगा। मैकडूगल की परिभाषा यह है कि मैकडूगल ने कहा कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे बनाए रखती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है, एक मेंटलिटी है हमारी, कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है, व्यक्ति के मन की स्थिति है जो किसी कार्य को प्रारंभ करती है और उसको बनाए रखती है, मतलब निश्चित जारी रखती है। ठीक है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है, जो किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे बनाए रखती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे क्या करती है बेटा? बनाए रखती है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे है बेटा? मैकडूगल से। परफेक्ट। ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी। लिखें।
आवाज नहीं। चेंज करूं? अरे हाँ या ना? ओके। आगे बढ़े। तो ये अभिप्रेरणा का प्रमुख क्या हुआ है? परिभाषा, अभिप्रेरणा का अर्थ। 100 बात की एक बात, अगर कोई भी चीज आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है और आप कार्य कर रहे हो, बोलो क्या है? अभिप्रेरणा। मम्मी पापा ने आपकी भर भर के प्रशंसा की, हमारा बेटो बहुत बढ़िया है, फिर आप काम करते हो, तो वो अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। मम्मी पापा ने आप आगे आगे भाग रहे हो, मम्मी पीछे लकड़ी लेके दौड़ रही है, पापा पीछे से जूता फेंक के मार रहे हैं, फिर भी आप काम कर रहे हो, बाह्य अभिप्रेरणा।
और मम्मी पापा तुम चिंता मत करो, अब मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो आपको यकीन ही नहीं होगा। मतलब फिर भी अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। कार्य तो दो, देखो कार्य तो दो तरीकों से होता है, या तो तुम स्वयं की इच्छा से कार्य करो तो भी अभिप्रेरणा, और दूसरों की इच्छा हो तो भी अभिप्रेरणा। तुम्हारी इच्छा हो या नहीं हो, कार्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जो फैक्ट आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, बोलो उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। क्लियर? चलिए साहब, सोर्स ऑफ मोटिवेशन लिखिए, अभिप्रेरणा के स्रोत, हेडिंग डालें, अभिप्रेरणा के स्रोत। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के स्रोत। बोलो, अभिप्रेरणा के स्रोत। देखो अभिप्रेरणा के स्रोत तीन होते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा के स्रोत, केवल हेडिंग डाल देना। कितने स्रोत होते हैं बेटा? तीन। नंबर 1 आवश्यकता, मतबल नीड। नंबर 2 चालक, और क्या कहते हैं इसको, प्रणोदन। क्या कहते हैं बेटा? प्रणोदन। और क्या कहते हैं इसको, अंतर्नोद, और अंग्रेजी में बोले तो ड्राइव। तीसरा है उद्दीपक, इसे और क्या कहते हैं, प्रोत्साहन, मतबल इंसेंटिव। ठीक है, क्या बेटा? इंसेंटिव। ये याद रखना। अभिप्रेरणा के स्रोत कितने होते हैं? 3। सोर्स ऑफ मोटिवेशन कितने हैं? 3। नंबर 1 क्या होगा? अरे नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब देखो जीवन में हर व्यक्ति की कोई न कोई आवश्यकता होती है, चाहे छोटी हो या मोटी हो। तो प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई क्या होती है, आवश्यकता निश्चित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई क्या होती है बेटा, आवश्यकता निश्चित होती है। आवश्यकता अगर फिक्स है तो आवश्यकता चालक को जन्म देगी। आवश्यकता किसको? चालक को जन्म देती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई क्या होती है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता चालक को जन्म देती है। और याद रखना, उद्दीपक की प्राप्ति से, उद्दीपक या प्रोत्साहन की प्राप्ति से चालक शांत होता है। उद्दीपक या प्रोत्साहन की प्राप्ति से क्या शांत होता है बेटा? चालक शांत होता है। कैसे? देखो सोर्स ऑफ मोटिवेशन कितने साथियों? 3। आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई क्या होगी, आवश्यकता किसको जन्म देगी, और चालक शांत किसकी वजह से होगा, उद्दीपक की प्राप्ति से। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर बात बताऊं तो याद रखना, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए भी कार्य करेगा, हर व्यक्ति अपने चालक को शांत करने के लिए भी कार्य करेगा, और हर व्यक्ति उस तत्व को प्राप्त करना चाहेगा जिससे चालक शांत होता है। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे शरीर में भोजन की कमी। अब मुझे बताओ, आपके शरीर में अगर भोजन की कमी हो गई है तो बोलो आपको आवश्यकता किसकी है, भोजन की। आपके शरीर में भोजन की कमी हो गई है, इसका मतलब अब आपको आवश्यकता किसकी पड़ रही है, भोजन की। बोलो भोजन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है या नहीं करता? जब आपके शरीर में भोजन की कमी हो गई है तो बोलो आपको क्या लगेगी, तो भूख आपका क्या हो जाएगा, चालक। अब आपकी भूख शांत किससे होती है,
भोजन सामग्री से या रोटी से, तो व्यक्ति 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए भी काम करता है। रोटी मिल जाएगी तो भूख शांत होगी, और भूख शांत होगी इसका मतलब आवश्यकता पूरी हो गई। बोलो, तीनों चीजें व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, नहीं कर रही? आपके शरीर में भोजन की कमी मतलब आपकी आवश्यकता क्या है? भोजन। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि भूख लगी से भारी, भोजन की करो तैयारी, मैं सोलर फूल का खागी शर्म की मारी। आहा, तो भाई साहब रिक्वायरमेंट किसकी है? भोजन की। भोजन की कमी से, भैया ऐसे मत देखो आप मुझे मुझे डर लगता है। शरीर में किसकी कमी हो गई? भोजन की। बोलो क्या लगी? भूख। और भूख शांत किसकी वजह से होगी? भोजन या भोजन रोटी की वजह से। बोलो, तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। अब आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए अभिप्रेरणा किसकी वजह से पैदा होती है? 3 चीजों की वजह से, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। ठीक है, तो जैसे या हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड ने क्या सूत्र दिया? N प्लस डी प्लस आई इक्वल टू मोटिवेशन। ठीक है, M प्लस डी प्लस आई, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव इक्वल टू मोटिवेशन। तीनों की वजह से क्या पैदा हो गई? अभिप्रेरणा पैदा हो गई। यहां पर अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो बोलो आवश्यकता किसकी? पानी की। चालक क्या होगा? प्यास। तो नल और पानी का कुआं क्या हो जाएगा? उद्दीपक। हम कहते हैं ना प्यासा ही कुएं के पास जाता है, इसका मतलब अनुक्रिया हो रही कि नहीं हो रही? कार्य हो रहा है नहीं हो रहा? ये सारी बातें इसमें लिखो। बना लिया फॉर्मेट को? बना लो आराम से। हाँ ठीक है।
आगे बढ़े। तो अभी पहना के सोर्स कितने हुए बेटा? हाँ जी 3। पहला कौन सा? नंबर 2। नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है बेटा? क्या होती है बेटा? और आवश्यकता किसको जन्म देती है? बोलो किसको? और चालक किसकी वजह से शांत होता है? किसकी वजह से? उद्दीपक की वजह से। अब मुझे बात बताओ, आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि अभिप्रेरणा का सूत्र किसने दिया? NDI सूत्र किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, हिलगार्ड के द्वारा। और हिलगार्ड का जो सूत्र है वो किस प्रकार का है? उस चीज को देखिएगा कि N इक्वल टू नीड, D इक्वल टू ड्राइव और I इक्वल टू इंसेंटिव इक्वल टू मोटिवेशन। करेक्ट। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि मोटिवेशन सर्कल किसके द्वारा दिया गया, अभिप्रेरणा चक्र किसने दिया, तो भी वो भी हिलगार्ड के द्वारा ही दिया गया। लिखें अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन सर्कल, अभिप्रेरणा चक्र। क्या है बेटा? अभिप्रेरणा चक्र। दोस्तों अभिप्रेरणा चक्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभिप्रेरणा चक्र का जो क्राइटेरिया दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? हिलगार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? पावर्ड बाय हिलगार्ड। अब दोस्तों हिलगार्ड ने जो अभिप्रेरणा चक्र दिया है वो कैसे दिया है? देखो इधर देखें सभी। हर व्यक्ति की क्या होगी बेटा? आवश्यकता। हर व्यक्ति की मतलब एक सर्कल पूरा होगा और व्यक्ति का काम खत्म होगा। जैसे कोई काम खत्म हुआ वापस आवश्यकता आ जाएगी। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई क्या होती है बेटा? आवश्यकता। आवश्यकता किसको जन्म देती है? प्रणोदन को या चालक को। जैसे ही आपके दिमाग में कोई चालक पैदा हुआ, देखो आपकी कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता की वजह से आप में भूख पैदा होगी और जैसे ही भूख पैदा होगी आपके दिमाग में हजार विचार आएंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे इस चीज को सेट करूं। मतलब चालक पैदा हो गया। चालक की वजह से आप में मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन, अंग्रेजी में बोले तो ब्रेन स्ट्रमिंग कहते हैं इसको। मस्तिष्क विप्लव, मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्ट्रमिंग मतलब दिमाग में अनेक विचारों का झंझावत आना। ओशबर्न का नाम सुना आपने? ओशबर्न है ना, मस्तिष्क विप्लव विधि ओशबर्न के द्वारा दी गई। बालक बालिका में सृजनात्मक गुणों का विकास करने के लिए कौन सी विधि बेस्ट होती है? मस्तिष्क मतलब किसी वस्तु के बारे में अनेक तरीके से विचार पैदा करना मस्तिष्क विप्लव होता है। देखो हर व्यक्ति की क्या होगी बेटा? आवश्यकता। आवश्यकता की वजह से क्या पैदा होगा? चालक। जब आप में चालक पैदा होता है, जैसे आपकी आवश्यकता क्या है? भोजन। आपको क्या लगी यहां पर? भूख। बोलो भूख का व्यक्ति अपने दिमाग में भूख को शांत करने के लिए कई प्रकार की बातें करता है। बोलो हाँ या ना? कई प्रकार की क्या करता है बेटा? बातें करता है। क्या करूं, क्या खाऊं, क्या नहीं रखूं। जब आपको भूख लग रही हो तो बर्तन ठीक रही उधर फेंक तो नहीं फेंकते हो? मम्मी भूख लग रही, कुछ भी खाने को नहीं है, नमकीन खाऊं, बिस्किट खाऊं, क्या क्या खाऊं। बोलो दिमाग में आते नहीं आते हैं? यार बाहर जाके नाश्ता कर आता हूं यार थोड़ा बहुत। तो कई विचार आते हैं। खाली पेट है ना भाई साहब, दिमाग की बत्ती जला देता है और अनेक विचार आते हैं। तो देखो आवश्यकता प्रणोदन को जन्म देगी। जैसे ही प्रणोदन या चालक आएगा, बोलो दिमाग में विचार अनेक आएंगे। इन विचारों में से प्रभावित होकर किसी एक कार्य पर काम करोगे। ये कर लेता हूं, फाइनल करोगे कि नहीं करोगे? तो भाई साहब लक्ष्य आधारित व्यवहार, जिससे आपके चालक की पूर्ति होगी। लक्ष्य आधारित व्यवहार। और जैसे यह लक्ष्य आधारित व्यवहार हुआ, जैसा आप चाह रहे थे वैसा होगा। जिसके लिए तैयारी कर रहे हो उसकी प्राप्ति होगी। लक्ष्य या उपलब्धि की प्राप्ति। अब जिसके लिए आपने कार्य किया उसकी प्राप्ति हो गई। बोलो आपके दिमाग के विचारों में शिथिलता आएगी कि नहीं आएगी? तो मस्तिष्क विप्लव में कमी, मस्तिष्क विप्लव में कमी या उद्वेलन में कमी। और फिर नई आवश्यकता। अब मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति का कार्य शुरू किसकी वजह से होता है? आवश्यकता किसको जन्म देती है? चालक की वजह से दिमाग में कई विचार आते हैं। उन विचारों में से प्रभावित होकर किसी एक विचार पर हम कार्य करते हैं। फिर हमारा क्या होता है? जिसकी पूर्ति हमें चाहिए थी उसकी पूर्ति होती है और दिमाग शांत होता है। फिर नई आवश्यकता। आपको आपके जीवन पर उदाहरण दे देता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें देखो कैसे।
आप यहां पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई इसलिए कर रहे हो भाई साहब, आपको क्या चाहिए? नौकरी। आवश्यकता किसकी? आपको नौकरी। किसके बेटा? नौकरी। नौकरी की आपको क्या है बेटा? भूख। क्योंकि नौकरी की वजह से आपको क्या मिलेगा? पैसा। तो इस पैसे की हमारे जीवन में क्या है? कमी। इसका मतलब भूख किसकी है? पैसों की। अब पैसा कमाने के लिए हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के क्या है? विचार आए। देखो, विचार में दो तरीके के बता देता हूं, एक तो चोरी करके, एक भीख मांगना, और एक पढ़ के। तो आपने किसका चयन किया? पढ़ने का। बोलो, लक्ष्य आधारित व्यवहार हो रहा है, नौकरी जिससे मिलेगी वो व्यवहार कर रहे हो। बोलो, आपको क्या मिल गई? नौकरी। जिसके लिए तैयारी की, नौकरी मिल गई। तो जैसी नौकरी मिली, आपके पैसों की इधर उधर की फालतू बातें दिमाग में जो आएगी, पैसा कैसे कमाऊं। बोलो, ऐसे विचारों में कमी आएगी कि नहीं आएगी? कि बस अब तो हर 2 तारीख को एचएमएस 50,000 रुपया आया, और थूक लगा के 4 बार गिना उसको। इतनी मोटी गड्डी, महादेव की सौगन, 50,000 रुपया मेरी जेब में हो तो मैं तो यहां कल से ही नहीं हूं। क्या बात का क्या मतलब? सही कह रहा हूं। मेरे को किसी गुरुजी ने कहा कि सर, अगर आपको निर्मल सर 1 करोड़ रुपया दे दे तो क्या करोगे? मुझे कल से नहीं हूं, कोचिंग खोल दूंगा। है? पैसे कमाने के लिए? मैं पैसे कमाने के लिए कोचिंग खोलना ही नहीं चाहता। बस अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आप जैसे साथियों का भला हो जाए, है ना। वो भला मैं सर के यही कर रहा हूं, निर्मल सर के साथ में कर रहा हूं, तो मुझे कोचिंग खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कोचिंग खोलूंगा, इंग्लिश स्पीक ना सीखें इसी की। तो बोलो, अभिप्रेरणा चक्र में कितने स्टेप आएंगे? 6। पहला बिंदु कौन सा? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो अभिप्रेरणा चक्र किसने दिया? और ये क्रम मत भूलना, यही क्रम चलेगा। क्रम भी पूछा जाता है इसका, बीच में से एक एक गायब करके 3 क्रम पूछ लिए। तो आपको क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले क्या देना बेटा? आवश्यकता। 1 2 3 4 5 6, बस 7 नहीं, 7 नहीं। फिर यहां पर 1 से वापस शुरू हो जाओगे। पहले नौकरी की, ये मैं कह रहा था कि सर पहले तो नौकरी का सर्कल पूरा कर लेता हूं, फिर किसी और का सर्कल पूरा करूंगा। देखो क्या कह रहा था मेरे को। ठीक है बिट्टू, ये बिट्टू, हाँ बिट्टू बड़ा बदमाश हो गया है। चलिए साहब, एक बात तो ये आती है, याद रहे यहां पर एक बात ध्यान रखनी, नोट। एडवर्ड डेसी, कौन है? एडवर्ड डेसी, नॉट देसी, डेसी, डेसी। ठीक है, एडवर्ड डेसी ने अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान तत्व जोड़ने का प्रयास किया। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान तत्व जोड़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो एडवर्ड डेसी। छाप डालो।
आवाज नहीं। आगे बढ़े। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के संबंध में आगे। और आगे का जो लॉजिक है वो है अभिप्रेरणा के प्रकार। हेडिंग डालें, अभिप्रेरणा के प्रकार। किसके प्रकार बेटा? अभिप्रेरणा के प्रकार। दोस्तों, अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अब दोस्तों, अभिप्रेरणा के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है कौन सा? आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सा? आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सा प्रकार? आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम जैविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इसे हम शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इसे हम सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, और इसे हम जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम और उपनाम इसी के। आंतरिक अभिप्रेरणा का हो, जैविक अभिप्रेरणा का हो, शारीरिक अभिप्रेरणा का हो, और जन्मजात अभिप्रेरणा का हो, सकारात्मक अभिप्रेरणा का हो, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। मैंने आपको एक बात बताई कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है तो वो आंतरिक है, और किसी बाहरी तत्व से प्रभावित होकर कार्य करता है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा। देखो, फिजिकल रिक्वायरमेंट से संबंधित जैविक और शारीरिक का मतलब फिजिकली है। आंतरिक अभिप्रेरणा में दो चीजें ध्यान रखनी। एक तो व्यक्ति अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए कार्य करता है तो भी अपनी इच्छा से काम करता है, और आगे अगर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए कार्य कर रहा है खुद की इच्छा से तो भी वो आंतरिक ही है। तो देखिएगा, अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है, कि अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, इस कारण इसे शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अभिप्रेरणा के इस भाग में कार्य करने के लिए व्यक्ति को बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में किया गया कार्य बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, और व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति भी अच्छी होती है। अब इसके प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र का त्यागना। ये सारी खुद की इच्छा पर। अगर भूख लग रही है तो खाना हम खाएं कि नहीं खाएं, हमारी मर्जी है। पानी पिए या नहीं पिए, हमारी मर्जी है। बोलो आधा कप पानी हो जाए, वो पीना नहीं पीना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नींद हम निकाले नहीं निकाले हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नींद आ रही है तो किसी के बाप से नहीं रुकेंगे, और नहीं आ रही तो किसी का बाप सुला तक नहीं सकता। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर छोटे बच्चे को मम्मी अगर सुलाने की कोशिश करती है अपने घुटने पर लेकर, उसको ऐसे ऐसे हिलाती हिलाती, सो जा, बोलो बच्चा सोएगा कि जब तक ये टांग हिल रही है मम्मी की तब तक तो वो सोता रहेगा, और जैसे ही मम्मी की टांग रुकी, मम्मी मैं जग रहा हूं। बोलो आपको अगर 4 दिन की थकान है, बस से आप ट्रेवल कर रहे हो, बस की बीच वाली डंडी को पकड़कर आप खुद भी खुद के कंधे पे सोते सोते आ जाते हो, बीच बीच में पड़ोसी से पूछते क्या आया ब्यावर आ गया क्या? बोलो बीच बीच में पूछते नहीं पूछते हो? उस समय कांटे भाटे पत्थर कुछ भी नजर नहीं आता, बिछोना भी नजर नहीं आता, केवल सोना है साहब।
लेकिन अब तुम्हें कोई तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे किसी दूसरे के कंधे पर रख के सो जा, थोड़ी देर के लिए सो जा, ऐसा अब नींद नहीं आ रही है ना भैया। तुझे तो नींद आएगी कि नहीं आएगी बाद की बात है, लेकिन हमें नहीं आती है ना। भैया मोरे राखी का बंधन निभाना, किसी भी प्रकार का शब्द बोलने से पहले सामने वाले को देख लेना कि कौन है। हाँ, डॉक्टर साई को नाम सुन के पागल समझा क्या? फायर अपन। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो ये याद रखना। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। इस कारण इसे शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं बेटा? शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। याद रखना, अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। उसे कार्य करने के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। उसे कार्य करने के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अभिप्रेरणा के इस भाग में किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति भी सर्वाधिक होती है। तो ये सारा का सारा मामला आपको इसके अनुसार ध्यान में रखना। करेक्ट बनाओ फॉर्मेट।